हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मॉडल ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स हुज एफिशिएंसी डेटोरिएट्स ग्रेजुअली। मींस आइटम्स जिनकी एफिशिएंसी जैसे जैसे लाइफ इंक्रीज हो जाती है उनकी एफिशिएंसी कम होती है। ओके फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां से आपको इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ मॉडल 1 हमारे पास है रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर आइटम्स हुज रनिंग कास्ट इंक्रीजेस विथ टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि हम एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी बिल्टअप करेंगे उन आइटम्स के लिए जिनकी रनिंग कास्ट इंक्रीज हो जाती है टाइम के साथ साथ। रनिंग कास्ट में आपके पास आएंगी मेंटेनेंस कास्ट और ऑपरेटिंग कास्ट, जो कि खर्चा होता है एक मशीन के ऊपर मेंटेनेंस पे। ओके, वो आएगी रनिंग कास्ट ऑफ मशीन। ओके, एंड वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। एंड और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नाउ वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट विल बी एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ मनी। कि क्वांटिटी, कितनी गुड्स, कितनी चीजें हम खरीद सकते हैं 1 यूनिट मनी पे। ओके, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी। सिंपली अगर ये हम ये कहें, वैल्यू ऑफ मनी होती है परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ मनी। ओके, कितना हम खरीद सकते हैं 1 यूनिट मनी से। ओके, तो पहला मॉडल क्या है? हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी डिस्कस करेंगे आइटम्स की जिनकी रनिंग कास्ट इंक्रीज होगी टाइम पे और वैल्यू ऑफ मनी हम एज्यूम करेंगे कांस्टेंट है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस मॉडल के रिलेटेड। ओके, आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर आइटम्स हुज रनिंग कास्ट इंक्रीजेस विथ टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, या आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द बेस्ट रिप्लेसमेंट एज या टाइम ऑफ अ मशीन व्हेन इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज गिवन बाय अ फंक्शन इंक्रीजिंग विद टाइम। मींस इसकी जो मेंटेनेंस कास्ट यानी कि रनिंग कास्ट इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। ओके, इट्स स्क्रैप वैल्यू इज कांस्टेंट। बाद में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्क्रैप वैल्यू होती क्या है। हम ये एज्यूम करेंगे कि स्क्रैप वैल्यू कांस्टेंट होगी और द वैल्यू मनी इज नॉट कंसिडर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ मनी भी कांस्टेंट रहेगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। ओके, या फ्रेंड्स, इसकी जो जनरल स्टेटमेंट है वो आपसे पूछी जा सकती है, आपको सिर्फ प्रूफ उसका करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए डिस्कस और ये पूछा जाए, उस केस में आपको क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। ओके, और इसका प्रूफ भी करना है। ओके, नाउ अब हम इसका स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज गिवन एज ए फंक्शन इंक्रीजिंग विद टाइम। ओके, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है किसी मशीन की, उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। ओके, हुज स्क्रैप वैल्यू इज कांस्टेंट, जिसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। नाउ स्क्रैप वैल्यू होती क्या है? स्क्रैप वैल्यू होती है द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर इट हैज कम टू द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एक एसेट की, एक चीज की वैल्यू उसकी लाइफ खत्म होने के बाद, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आपने एक गाड़ी खरीदी 5 लाख की। ओके, और आप ये बिलीव करते हो कि ये गाड़ी जो है 15 साल तक चलेगी, उसके बाद ये गाड़ी नहीं चलेगी। ओके, नाउ 15 साल गुजरने के बाद अब वो गाड़ी किसी काम की नहीं रहेगी। ओके, अब उसका जो नेक्स्ट स्टेशन है वो क्या होगा, वो जंकयार्ड होगा, मींस कबाड़खाना होगा। ओके, अब जब उस गाड़ी को कबाड़खाने में बेचोगे, ओके, जो वैल्यू, जो पैसे आपको कबाड़खाने से मिलेंगे वो होगी कार की स्क्रैप वैल्यू। ओके, मींस
जो आपने नॉन वर्किंग गाड़ी, जो कि गाड़ी अब किसी काम की नहीं रही, जो कबाड़ खाना लेगा, मतलब वो भी उधर जो है गाड़ी की एफिशिएंसी नहीं देखेगा, बल्कि वो आपकी गाड़ी को तोलेगा, लोहे का वेट करके आपको पैसे देगा। ओके, वो हो गई गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू। मींस जब चीज की खत्म हो जाती है वैल्यू, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, उसके बाद जो उसके ऊपर पैसे आएंगे, जो उसके ऊपर कीमत आएगी, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ओके, नाउ यहां पे हम क्या लेते हैं, सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम। ओके, सेकंड ये हो रहा है कि जो स्क्रैप वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ओके, नाउ पहला पार्ट क्या है, इफ टाइम इज मेजर्ड इन कॉन्टिन्यूअस यूनिट। अगर हम टाइम को मेजर करेंगे एक कॉन्टिन्यूअस यूनिट में, मींस कॉन्टिन्यूअस लगातार, देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड बाय रिप्लेसिंग द मशीन। उस केस में एवरेज एनुअल कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है बाय रिप्लेसिंग द मशीन, मशीन को रिप्लेस करके। ओके, अब मशीन को हम रिप्लेस कब करेंगे, व्हेन द एवरेज कॉस्ट टिल डेट, जब एवरेज कॉस्ट उस डेट तक, क्या, जब एवरेज कॉस्ट उस डेट तक बिकम्स इक्वल टू द करंट मेंटेनेंस कॉस्ट, वो इक्वल हो जाएगी जो कि करंट मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। उस केस में हम क्या करेंगे, मशीन को रिप्लेस करेंगे। ओके, सिंपल मैं बताऊंगा, अगर टाइम को आप मेजर कर रहे हो एक कॉन्टिन्यूअस यूनिट में, उस केस में आप मशीन को रिप्लेस कब करोगे, जब आपकी जो एवरेज कॉस्ट उस डेट तक इक्वल हो जाए जो करंट मेंटेनेंस कॉस्ट है। ओके, नाउ सेकंड आपके पास क्या है, इफ टाइम इज मेजर्ड इन डिस्क्रीट यूनिट्स। अगर आप टाइम को मेजर करोगे डिस्क्रीट यूनिट्स, मींस कॉन्टिन्यूअस का उलट, कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार और डिस्क्रीट होता है जो लगातार ना हो, मींस डिसकंटिन्यूअस, देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड। उस केस में एवरेज एनुअल कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो बाय रिप्लेसिंग द मशीन, मशीन को रिप्लेस करके। अब मशीन रिप्लेस कब करनी है, व्हेन द नेक्स्ट पीरियड्स मेंटेनेंस कॉस्ट बिकम ग्रेटर देन द करंट एवरेज कॉस्ट। जब जो नेक्स्ट पीरियड है, जो नया साल आएगा, उस साल में हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी देन द करंट एवरेज कॉस्ट। मींस अगर आज हमारे पास 2020 है, ओके, तो 2021 में, ओके, 2021 में अगर आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी, ओके, और जो आज 2020 में जो एवरेज कॉस्ट है वो कम रहेगी, उस केस में आप क्या करोगे, आप मशीन को रिप्लेस करोगे बिकॉज अगले साल आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू करंट एवरेज कॉस्ट, जो इस साल की एवरेज कॉस्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था इसका स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। हम लेट करते हैं C इज इक्वल टू कैपिटल कास्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट। कैपिटल कास्ट भी आप कह सकते हो या परचेजिंग कास्ट भी कह सकते हो। मींस जब आप चीज खरीदते हो तो आप कितना पे करते हो, ये हो गया हमारे पास कैपिटल कास्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट। S स्क्रैप वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ T ईयर्स। S हम डिनोट करेंगे स्क्रैप वैल्यू के लिए। RT हम डिनोट करेंगे रनिंग कास्ट। रनिंग कास्ट में कौन कौन सी कास्ट आएगी, मेंटेनेंस कास्ट जो कि मशीन को मेंटेन करने के लिए होती है, और ऑपरेटिंग कास्ट जो उसके चलने पे खर्चा आता है। ओके, ऑफ इक्विपमेंट फॉर द T ईयर्स। ओके, और N रिप्लेसमेंट एज ऑफ द इक्विपमेंट। N डिनोट करेगा रिप्लेसमेंट एज ऑफ इक्विपमेंट, मींस कि कितने साल एक इक्विपमेंट, एक मशीन चलेगी। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे ए पार्ट से। ए पार्ट में हमने एज्यूम किया था कि T जो टाइम है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। ओके, नाउ इफ द इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर T ईयर्स, लेट अस सपोज हमारे पास जो इक्विपमेंट है, हमारे पास जो मशीन है, उसको हमने यूज किया T ईयर्स के लिए। ओके, देन द टोटल कॉस्ट इंकर्ड ओवर दिस पीरियड इज गिवन बाय।
तब हमारे पास जो टोटल कास्ट उसके ऊपर खर्चा आ गया, मींस जो हमारे पास मशीन है उसके ऊपर हमारे पास टी ईयर्स तक कितना खर्चा आ गया। सबसे पहले कैपिटल कास्ट मींस जितने की वो हमने चीज खरीदी है, माइनस स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द टी ईयर्स। उसके बाद हम माइनस करेंगे जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है, मींस यूज होने के बाद भी जो उसकी वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे। ओके, प्लस रनिंग कास्ट फॉर टी ईयर्स, और उसके ऊपर जो मेंटेनेंस खर्चा आया है उसको हम प्लस करेंगे। ओके, तो C माइनस S प्लस, अब सिंस हमने जो टाइम लिया है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लिया है, और जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं उस केस में हम इंटेग्रल लेते हैं। ओके, ये हमारे पास इंटेग्रल है, इसको हमने इंटेग्रल लिया। सो 0 to n रनिंग कास्ट फॉर टी ईयर्स RT इंटू DT। ओके, नाउ द एवरेज कास्ट पर यूनिट टाइम इंकर्ड ओवर द पीरियड ऑफ n ईयर्स। अब एवरेज कास्ट क्या आएगी, तो एवरेज कास्ट फॉर n ईयर्स आएगी टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय n। ओके, तो मैंने लिखा है एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स इज इक्वल टू टोटल कास्ट ये डिवाइडेड बाय n। इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1। फ्रेंड्स, मुझे करना क्या है, मुझे जो है एवरेज टोटल कास्ट को मिनिमाइज करना है। ओके, इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं जो है एवरेज टोटल कास्ट को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू n के साथ। ओके, और उसको इक्वेट करूंगा 0 के बराबर। ओके, उस केस में मेरे पास एवरेज टोटल कास्ट क्या आएगी, मिनिमाइज आएगी। ओके, सो मैंने यहां पे लिखा है फॉर मिनिमम एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स वी मस्ट हैव, इसकी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू n 0 होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे मैंने डिफरेंशिएशन की, यहां पे मैंने जो u इंटू वी वाला फार्मूला लगाया डिफरेंशिएशन, पहले मैंने इसकी की C माइनस S डिवाइडेड बाई n। ओके, प्लस 1 अपॉन n इंटू इंटेग्रल इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जो n है, n की डिफरेंशिएशन होती है 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, इसकी डिफरेंशिएशन, तो u इंटू वी मीन्स पहले इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ओके, और इसको ऐसे ही रखना है, इसको मैंने ऐसे ही रखा। उसके बाद जब मैं C माइनस S की डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज ये मेरे पास कांस्टेंट है। ओके, इसलिए मेरे पास आएगा माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर C माइनस S। ओके, प्लस, अब फ्रेंड्स पहले ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही 1 अपॉन n ऐसे लिखा, इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। ओके, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, देखिए ये मेरे पास, पहले इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं मैं। इंटीग्रल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर मेरे पास n है तो ये मेरे पास आएगा Rn माइनस R0। ओके, तो फ्रेंड्स 1 अपॉन n को मैंने ऐसे ही रखा, सॉरी, इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। तो फ्रेंड्स इसकी डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो इंटीग्रल, ठीक, इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास बचेगा Rn। ओके, Rn डिवाइडेड बाय n, ये वाला n। ओके, माइनस, उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन करूंगा n की, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, इनटू ये वाला इंटीग्रल ऐसे ही इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपको याद रखना है, अच्छे से यहां पे समझना है। अगर आपको नहीं समझ आएगी फिर मैं आपको एक बार समझता हूं। सबसे पहले आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, बिकॉज 1 अपॉन n की डिफरेंशिएशन होती है माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और C माइनस S कॉन्स्टेंट है, तो पहले इसके साथ ये आएगा, फिर जब इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन होगी वो 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहां पे इसकी डिफरेंशिएशन Rn आएगी 1 अपॉन n ऐसे ही, उसके बाद 1 अपॉन n की डिफरेंशिएशन में करूंगा वो आएगी माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, और ये वाला ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। नाउ अब मैं इन दो टर्म्स को शिफ्ट करता हूं राइट हैंड साइड। ओके, इनको मैंने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, Rn डिवाइडेड बाई n, उसके बाद ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, एक यहां पे 2n है, तो मेरे पास बचेगा यहां पे 1n, तो Rn इज इक्वल टू 1 अपॉन n C माइनस S प्लस इंटेग्रल 0 टू n RT dt। तो इसको मैंने रखा इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, यहां से देखिए ये हमारे पास एवरेज टोटल कास्ट के बराबर है। ओके, इसका मतलब रनिंग कास्ट फॉर n ईयर्स इज इक्वल टू एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स। हेंस जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है वहां से मेरे पास पॉलिसी डिराइव होगी, और वो पॉलिसी क्या होगी कि रिप्लेस द इक्विपमेंट, मैं इक्विपमेंट को रिप्लेस करूंगा जब मेरे पास एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स क्या होगी,
इक्वल हो जाएगी रनिंग कास्ट फॉर एन ईयर्स, मींस जो करंट ईयर होगा उसके इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिसी डिराइव हो गई। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। अब हम लेते हैं टाइम टी को डिस्क्रीट वेरिएबल। ओके, पहले हमने कॉन्टिन्यूस लिया था, अब हम डिस्क्रीट लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पास एवरेज टोटल कास्ट ओवर ए पीरियड एन, वो क्या आएगी? सेम वही आएगी। वहां पे हमने इंटीग्रल लिया था बिकॉज कॉन्टिन्यूस था, और यहां पे हमारे पास डिस्क्रीट है, और जब डिस्क्रीट होता है उस केस में हम सबमिशन लेते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। कॉन्टिन्यूस हो तो इंटीग्रल, डिस्क्रीट हो तो सबमिशन, बस बाकी सेम है। सी माइनस एस प्लस टी गोज टू 1 to n आर टी डिवाइडेड बाई एन, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ सपोज सी माइनस एस हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मींस ये डिक्रीज हो रहा है। अगर पहले टर्म 5 है तो सेकंड टर्म 4 होगी, फिर 3 होगी, मींस नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, और t गोज टू 1, सॉरी ये मैंने 1 से लिया है, 1 to n आर टी, मैं एज्यूम करता हूं कि ये मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, मींस अगर पहली टर्म 1 है, सेकंड 2 होगी, फिर 3 होगी, एंड सो ऑन। ओके, मींस इंक्रीज हो रहा है। पहले वाला डिक्रीज हो रहा है, सेकंड वाला इंक्रीज हो रहा है। ओके, देन देयर विल एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ n। उस केस में हमारे पास n की कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे जो टोटल एवरेज टोटल कास्ट है वो मिनिमाइज्ड हो जाएगी आपको। ओके, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, यही स्टेप आपको याद रखना है। अगर C माइनस एस मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रही है, मींस ये घट रही है और ये बढ़ रही है। ओके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो फिर हमारे पास n की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स मिनिमाइज हो जाएगी। ओके, अब हमने क्या लिया है? एवरेज टोटल कास्ट को मिनिमाइज, मींस सबसे कम लिया है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि n-1 ईयर्स के लिए जो हम एवरेज टोटल कास्ट लेंगे वो बड़ी होगी फॉर n ईयर्स के लिए। क्यों? कि n ईयर्स के लिए हमने जो एवरेज टोटल कास्ट है वो सबसे मिनिमम ली है। ओके, इसका मतलब एवरेज टोटल कास्ट फॉर n-1 ईयर्स ये भी बड़ी होगी, और एवरेज टोटल कास्ट फॉर n+1 ईयर्स ये भी इससे ग्रेटर होगी। ओके, अब फ्रेंड्स पहली दो टर्म्स को लो, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं, ये बनेगा एवरेज टोटल कास्ट फॉर n-1 ईयर्स, ये इधर होके माइनस हो जाएगा। ओके, यहां पे 0 आएगा, ये ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, इसी तरह से इन दो टर्म्स को देखिए, इसको मैं शिफ्ट करता हूं राइट हैंड साइड, मेरे पास बनेगा एवरेज टोटल कास्ट फॉर n+1 ईयर्स माइनस एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स, ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, नाउ फॉर पीरियड n+1 ईयर्स, अब मैं सपोज मैं पीरियड लेता हूं n+1, तो एवरेज टोटल कास्ट फॉर n+1 ईयर्स क्या आएगी? जैसे मैंने n ईयर्स के लिए निकाली थी, ये आई थी। अब मैं n+1 करूंगा तो यहां पे n+1 होगा, यहां पे भी n+1 होगा। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने किया है n+1 और यहां पे भी n+1, बाकी सेम। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया? इसको मैंने सेपरेट किया, t को मैंने 1 से n तक लिया, और जो n+1 वाली टर्म है उसको मैंने सेपरेट लिखा। ओके, t गोज टू 1 to n आर टी प्लस r इंटू n+1। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने क्या किया? इसको मैंने सेपरेट किया, ठीक, यहां तक, और इसको मैंने अलहदा से n+1 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद इस टर्म को मैंने n से मल्टीप्लाई भी किया और n से डिवाइड किया। ओके, अब फ्रेंड्स आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 से, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये टर्म मेरे पास है एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे पास सेम है इक्वेशन नंबर 3 के, तो इसको मैं लिख सकता हूं एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स। ओके, यहां से देखिए फिर से एक बार, ये और ये। ओके, तो मैंने लिखा n/n+1 और इसकी जगह पे एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स प्लस ये वाली टर्म ऐसे ही। ओके, नाउ देयरफॉर अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाली टर्म यहां से एवरेज टोटल कास्ट फॉर n-1 ईयर्स माइनस एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स, इसकी वैल्यू में पुट करूंगा। मैंने यहां पे लिखा है एवरेज टोटल कास्ट फॉर n+1 ईयर्स, इससे मैंने सब्ट्रैक्ट किया एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स। ओके, अब एवरेज टोटल कास्ट फॉर n+1 ईयर्स मेरे पास ये है, तो मैंने यहां पे ये लिखा, फिर माइनस ये वाली टर्म। ओके, नाउ
ये टर्म मैंने पहले लिखी, इन दो टर्म्स में मैंने एवरेज टोटल कास्ट फॉर एन ईयर्स को कॉमन निकाला, यहां से मेरे पास बचा एन अपान एन प्लस वन, ओके, यहां से मेरे पास बचा -1, ओके। नाउ इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा n माइनस 1, ओके। तो n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा 1/n, ओके। तो मेरे पास आ गया -1/n+1। नाउ हमारे पास जो ये टर्म है ये ग्रेटर देन 0 हमने ली है, ओके। इसका मतलब ये जो दो टर्म है ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ओके। तो ये मैंने ग्रेटर देन 0 ली है, ओके, बिकॉज ये इक्वल है इसके, ओके। सो इसको मैंने इस साइड शिफ्ट किया, तो ये मेरे पास आया r×n+1/n+1 ग्रेटर देन, जब मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूंगा ये बनेगा एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स अपन n+1। नाउ n+1 और n+1 कैंसिल, मेरे पास बचेगा r×n+1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स, ओके। नाउ फ्रेंड्स आप देखिए यहां पे मेरे पास n+1 ईयर्स इस साइड था, ये नेगेटिव में था, तो मेरे पास क्या हो गया, जो n+1 है ये ग्रेटर हो गया और एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स लेस हो गई। इसी तरह से जब मैं इस वाली टर्म को लूंगा तो ये इस साइड है, इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा, ओके। सो मैंने यहां पे लिखा है एवरेज टोटल कास्ट फॉर n-1 ईयर्स माइनस एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स ग्रेटर है, ये मैंने एज्यूम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि n ईयर्स के लिए जो रनिंग कास्ट होगी वो लेस देन होगी इससे एवरेज टोटल कास्ट फॉर n-1 ईयर्स, ओके। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई। अब इन दो चीजों से हमारे पास दो पॉलिसी डिराइव हो गई। पहले वाले से हमारे पास पॉलिसी क्या डिराइव होगी, इफ द रनिंग कास्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज n+1 ईयर, अगर हमारे पास जो रनिंग कास्ट है नेक्स्ट ईयर की वो क्या है, मोर देन एवरेज कास्ट ऑफ n ईयर्स, ज्यादा है एवरेज कास्ट ऑफ n ईयर्स के लिए, तो उस केस में हम ये इकोनॉमिकल होगा, ये फायदेमंद होगा कि हम रिप्लेस करें आइटम को एट द एंड ऑफ n ईयर्स, ओके। दैट इज r×n+1 ग्रेटर देन होगा एवरेज टोटल कास्ट पर n ईयर्स, मेरे पास ये चीज है, ओके। सेकंड पॉलिसी मेरे पास क्या आ गई इससे, कि अगर हमारे पास जो प्रेजेंट ईयर है दैट इज n ईयर, उसकी रनिंग कास्ट कम है प्रीवियस पीरियड से, जो पिछले साल, n माइनस मीन्स पिछले साल से आज की जो हमारे पास रनिंग कास्ट है मीन्स मेंटेनेंस कास्ट है वो कम है, इसका मतलब हम चीज को रिप्लेस नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमारे पास प्रेजेंट ईयर है उसकी रनिंग कास्ट हमारे पास कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस एवरेज कास्ट, ओके। सो यहां पे मैंने लिखा है Rn इज लेस देन जो एवरेज टोटल कास्ट पर n-1 ईयर्स, ये है, ओके। तो फ्रेंड्स ये था आपके पास फर्स्ट मॉडल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।